सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे घर और आज हम लोग जो है वो आपसे मिलते हैं 3 बजे लेकिन आज डॉक्टर साहिबा के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला हम थोड़ा तेज से शुरू करें। मेरा ख्याल है कोई वक़्त के बगैर अगर हम तस्नीम साहिबा की तरफ चलें और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जी बाकायदा आगाज़ ऑलमोस्ट हो ही चुका है। टाइम हमारे पास कम है। ताहिरा दूसरे टाइम ज़ोन में थी तो आज वो पाकिस्तान और मस्कत के बीच में गड़बड़ा-सी गई हैं। तो ब ऑल माय मिस्टेक कि मैं नहीं, अभी नहीं, तक नहीं अपने आप को पाकिस्तान में प्लेस कर रही हूँ, देखें। बस ये कि हम जल्दी-जल्दी जितने सवालात पढ़ क्योंकि 4 बजे तक का टाइम हमारा ये और हम जितने सवालात इसमें ले ले सकते हैं वो ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी हम अगले हफ्ते लेंगे। तो शाइस्ता आप सवालात पढ़ना शुरू कीजिए, डॉक्टर साहिबा जवाबात देना शुरू करेंगी। जी हाँ। मेरे पास जो पहला सवाल है वो है कि मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक अनमैरिड वाली लाइफ गुजार रही हूँ। इसमें जो मुझे समझ आया है वो ये है कि शायद हस्बैंड सेक्सुअली इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जो कि एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मिलना चाहिए और ये हस्बैंड ही का जो है कंसल्टेशन और इलाज होगी उसमें, मैं तो आपको यही कह सकती हूँ। ठीक है, दूसरा जो सवाल है वो ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी सालों से आपका गुमनाम कारी हूँ, आज आपकी पोस्ट नज़रों से गुज़री छाती के कैंसर की, तो सोचा आपसे मशवरा कर लिया जाए। हमारी करीबी एक नौजवान 33 से 34 साल की उम्र है उनकी, जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और तलाक याफ्ता भी हैं, 2 बच्चे भी हैं उनके। उनको ये प्रॉब्लम है 76 माह से, दवाई इस्तेमाल की, फ़र्क महसूस नहीं हुआ। जी इनको कैंसर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है और मैंने शायद इनको डायरेक्ट मैसेंजर में भी कहा था कि या तो आप शौकत खानम जाइए या फिर जो गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं जैसे लाहौर में अनमोल है, इस्लामाबाद में नूरी है और कराची में नाम मुझे नहीं पता लेकिन वो भी है नीपा चौरंगी के पास। तो ये यानी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट लेकिन यहाँ पे ज़कात वगैरह से भी इलाज होता है और फैसलाबाद में भी है। तो इनको चाहिए कि ये उसमें जाएँ और स्पेशलाइज़्ड कंसल्टेशन चाहिए। कैंसर का इलाज इस तरह नहीं हो सकता दवाइयाँ-शवाइयों से और इसके लिए एक पूरी टीम है जो उन्हें देखेगी। अच्छा, ये माहवारी से रिलेटेड सवाल है। ये कह रही है मुझे शुरू से ही मसला है। आम ख़वातीन को 21 या 28 का साइकिल होता है, जबकि मुझे 1 या 2 महीने ऊपर हो जाते हैं, समटाइम्स 3 महीने भी ऊपर हो जाते हैं और फ्लो ज़्यादा होता है। माहवारी का नाम आते साथ ही मेरा दिल चाहता है कि अब मैं अपना सर जो है ना वो दीवार से दे मारूँ कि लिख-लिख के मैं माहवारी पे मैं बेहाल हो गई हूँ और आप लोग जो हैं वो अभी तक उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़ा-सा उसका बेसिक मैकेनिज़्म समझने की कोशिश है। आपने अपना वज़न नहीं बताया, आपने अपनी उम्र नहीं बताई और चलें अगर आप थोड़ी-सी ओवरवेट हैं तो अपना वज़न कम करें और खुराक सादी खुराक खाना शुरू करें। हाई कैलोरिक डाइट जो है वो जिसमें हार्मोन्स के तवाज़ुन को ख़राब करती है और ज़्यादा माहवारी आने का भी बाज़ दफ़ा वजह यही होती है। और मैं फिर ये कहूँगी कि माहवारी के मसाइल पे जो मेरी किताब है ज़िंदगी से डरते हो, उसमें 52 एसेज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, क्योंकि उसके सिलसिले में कुछ और भी किया जा सकता है। मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि आप लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ भेजते हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी हिस्ट्री भेज दिया करें, ताकि उसकी रोशनी में आपको कोई बेहतर मशवरा दिया जा सके। अच्छा, एक अभी वेट लॉस के हवाले से ही है, वो ये कह रही है मैम मेरी सिर्फ एक पोलियो पेशेंट हैं, वेट रिड्यूस करना चाहती हैं, क्या आप हमारी रहनुमाई कर सकती हैं? उबली हुई सब्जियाँ खा लें 3 माह तक, रोटी, चावल, मीठा, चीनी, कोला ड्रिंक्स सब कुछ और जो खाने में इतना ढेरों-ढेर ऑयल डाल के खाना बनाते हैं,
वो सब बंद कर दें, आपका वजन कम हो जाएगा। देखिए ये ऐसा ही है कि किसी थैले में अगर आप कुछ डालते जाएं और उस थैले से निकाले नहीं, तो वो थैला फूलेगा। तो मसला ये है कि हम बहुत हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं। हाई कैलोरिक डाइट में जो हम सालन बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है और उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, प्लस रोटी चावल जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आप इतनी ले लेते हैं कि वो सारी आप खर्च नहीं कर सकते, और उसके बाद वो उसका जो बच जाती है वो फैट में तब्दील हो जाती है। तो जितने लोग भी वेट प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, उनसे अगर वो अपना खाना कम नहीं करना चाहते तो फिर एक्सरसाइज करें। यानी जितना जिस्म के अंदर डालें उतना निकालें। अगर उतना निकाल नहीं सकते तो फिर खुराक कम कर लें। और खुराक कम करने का सादा तरीका ये है कि चाय में चीनी पीना बंद कर दें, मीठे बंद कर दें, शरबत पीने बंद कर दें। आजकल रमजान है तो जामे शीरी हर कोई पी रहा होगा और रोजा हर कोई पी रहा होगा। और ये बिल्कुल गलत है, डाइट जामे शीरी यानी आपने उसको अगर मीठा रखा है तो फिर आपने उसे असल शुगर की बजाय जो दूसरी शुगर होती है वो डाली है, तो कुछ ना कुछ तो है ना भाई। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि खाली पानी पीने से आपकी तसल्ली क्यों नहीं हो सकती। आप यकीन कीजिए कि मैंने कभी जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा और ये चीजें नहीं पी कभी भी, और मुझे तो बड़ा मजा आता है। सादा पानी के 2 ग्लास पियो और आराम से ठंड करो। अच्छा, सवाल शामिल करते हैं एक और, जो वो कह रहे हैं कि जी एक बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल है, इसको प्रॉपर पीरियड्स आने की वजह से, बल्कि इसको पीरियड आते ही नहीं, बहुत तकलीफ हो जाती है। हर बार उसको अस्पताल लेके जाते हैं, डॉक्टर्स भी कोई खास मर्ज तशखीस नहीं करते, बल्कि कमजोरी का कहकर कुछ मेडिसिन और टैबलेट्स लेकर ड्रिप लगा के वापस भेज देते हैं। अब इसकी शादी हो गई है, शादी के पहले माह इसका पीरियड नॉर्मल था, अब दोबारा वही हालत है। इसकी शादी को तकरीबन 3 माह हो गए हैं। जब पीरियड का वक्त आता है तो पेट में शदीद दर्द होता है और उसके बाद पाँव में घुटने से ऊपर भी दर्द शुरू हो जाता है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो बच्ची खुद क्यों नहीं सवाल पूछ रही, और ये कौन साहब हैं जो उस बच्ची के बेहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि दर्द होना अनयूजुअल नहीं है। फिर वही बात है कि अगर मैं पहले यानी अक्सर लोगों को पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होता है और उन्हें अपनी जिंदगी पेन किलर्स के सहारे ही गुजारना पड़ती है। मैंने गुजारी, मुझे बहुत दर्द होता था शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, 2-3 दिन तक दर्द रहता है और वो ठीक हो जाता है अगर वो कोई और बीमारी ना हो तो। और वो बीमारी ना होने का ये है कि एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है ताकि अंदर से पता चल जाए कि बच्चेदानी ट्यूब्स और ओवरीज जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो माहवारी के दौरान घुटने से ऊपर का दर्द है वो मैं उसकी वजह समझने से कासिर हूँ। माहवारी का कोई ताल्लुक जो है वो जिस्म के किसी और हिस्से में कुछ यानी बॉडी एक्स हो सकती हैं, बिकॉज हो सकता है बच्ची को अनीमिया हो यानी खून की कमी हो और वो माहवारी में इतना खून निकल रहा हो और उसको रिप्लेसमेंट ना मिल रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों और बच्चियों और औरतों की खुराक का तो खैर से ख्याल रखा ही नहीं जाता। वो समझते हैं कि बस ये बचा कुचा खा लेगी तो काफी होगा, जबकि माहवारी की वजह से वो इतना खून जाया होता है हर महीने कि वो उसकी के लिए उनकी ग़िज़ा में स्पेशल एलिमेंट्स शामिल होने चाहिए। तो इसलिए अब मुझे नहीं पता कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर वो हीमोग्लोबिन करवा लें और एक अल्ट्रासाउंड करा लें तो मैं बेहतर जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो बहन जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा था, आप अपनी रिपोर्ट्स जो है वो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप जी। नंबर हमारा हम आपको बता देते हैं जिस पर आप हमें ये सवालात भेजते हैं। हमारा नंबर है 0333019476 और सवालात के साथ जो कि डॉक्टर तायरा हमेशा बताती है कि अपनी उम्र, अपना स्टेटस, अपना वेट और इस किस्म की रिपोर्ट जो पहले से आपने की है और साथ अगर भेज देंगे तो जवाब देने में हमको आसानी होगी।
एक डॉक्टर आयरा, अभी एक और सवाल है जो कि पोस्ट पार्टम जो आपका हेमरेज के हवाले से है। इसके हवाले से वो कह रही हैं कि जी मेरे 2 प्रीमेच्योर बेबीज थे। पहली बेटी थी, 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, वाटर बैंक जो था वो रिलीज हो गया। फिर डॉक्टर मेड नॉर्मल डिलीवरी। आई हैड फिर सेकंड बेबी बॉय है और उनको भी एडवाइस किया है कि 5वें महीने में स्टिच करें। शी डिड नॉट प्रिस्क्राइब अर्लियर। Same happened after stitch. They moved me and watered me. अच्छा, जो प्रीमेच्योर लीकिंग होती है, इसे हम लीकिंग कहते हैं, उसमें यानी एक तो ये वजह हो सकती है कि बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, लेकिन ये वजह इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी ज्यादा स्ट्रांग ये वजह है कि हो सकता है कि उनको वजाइनल इन्फेक्शन रहती हो और उस वजह से वाटर बैग फट जाता हो। मुझे रिपोर्ट चाहिए पिछली प्रेगनेंसीज के अल्ट्रासाउंड्स के जिसमें उनका वाटर बैग फटा, तो उस वक्त जो है वो बच्चेदानी के मुंह की क्या कैफियत थी और बच्चा भी कितने वजन का, और उससे पहले इन्हें बुखार या उसके बाद में कोई बुखार, और फिर बच्चा कैसे पैदा हुआ, ये सारी डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है। इस तरह से मैं नहीं समझ सकती कि 2 दफा जो वाटर बैग फटा है, लेकिन ज्यादा आम तौर पे यही है कि कोई ना कोई विजाइनल इन्फेक्शन इसका कॉज होती है और स्टिच का रोल जो है वो कम होता है। बहरहाल अगर वो डिटेल से अगर पिछली दफा के अल्ट्रासाउंड वगैरह भेजें तो मैं शायद कोई बेहतर मशवरा दे सकूं। ठीक है। ये है, मेरी बहन की उम्र 24 बरस है। पिछले साल शादी हुई, साथ ही हमल हो गया, लेकिन दूसरे माह ही मिसकैरेज हुआ और डीएनसी करवानी पड़ी। फिर मियाँ बाहर चला गया, अब वो आया तो दोबारा हमल हुआ और सब ठीक चल रहा है कि 7वें हफ्ते में अचानक पेट में दर्द उठा और वॉशरूम जाने पर 1 हाथ बराबर लोथड़ा निकला। इसका ख्याल है कि बेबी अबॉर्ट हो गया है, लेकिन चेकअप करने पर हमल अभी भी पॉजिटिव शो हो रहा है। ये कैसी सूरत हाल है, प्लीज रहनुमाई फरमाएं। अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा कि जो हमल है उसकी क्या कैफियत है, लेकिन बाज़ दफा अगर मिसकैरेज का प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसमें ब्लीडिंग होती है और उसमें जो क्लॉट निकलता है, आपको शायद वो क्लॉट ब्लड का यानी कि जमा हुआ लोथड़ा जिसे हम क्लॉट कहते हैं, हो सकता है वो निकला हो। बाज़ दफा ऐसा होता है कि मिसकैरेज का सिलसिला शुरू तो होता है लेकिन वो बच्चा फिर भी बच जाता है, और बाज़ दफा ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चाहिए होगी जिससे मैं कुछ बता सकती हूँ कि क्या अगर आपको अभी भी हमल, आपने पता नहीं मुझे यूरिन का बताया है कि उसमें हमल शो हो रहा है, या अल्ट्रासाउंड का बताया है। अगर अल्ट्रासाउंड का बताया है कि हमल शो हो रहा है तो फिर उसमें हार्ट बीट है या नहीं है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहबा, एक और सवाल जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी तहरीर पढ़ता रहता हूँ और बेशक आप ख़वातीन के मामले में गाहे बगाहे इन्हीं बातें बताती रहती हैं जो कि हर औरत को मालूम होनी चाहिए। उनका सवाल है, मेरी 6 साल कबल अपनी मामूदा इज़्वाज से शादी हुई थी, जिससे पहले साल ही प्रेगनेंसी हुई जो कि ट्यूब में हुई, जिसकी वजह से ट्यूब फट गई और को ऑपरेशन कराना पड़ा। इसके बाद से लेकर आज तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। इस मामले में आपसे हम मियाँ बीवी मिलना चाहते हैं। आपका क्लिनिक कहाँ है और किस वक्त आप दस्तयाब होती हैं? मेरा क्लिनिक तो जनाब, उसके लिए आपको समंदर पार आना पड़ेगा और वहां मैं दस्तयाब हो जाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप मुझे बता दें किस शहर में रहते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आप किसके पास जा सकते हैं। मेरी बहुत से दोस्त मेरे काम कर रहे हैं फील्ड में जो रिलायबल भी हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ट्यूब में जब बच्चा हो जाता है, हमल होता है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और ज्यादातर लोगों को उसका इल्म ही नहीं है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब फट जाती है तो बाज़ दफा ये जानलेवा होती है। अच्छा, अब एक ट्यूब तो जाया हो चुकी है क्योंकि एक ट्यूब में अब जो दूसरी ट्यूब का जो स्टेटस है वो जानने के लिए आपको ट्यूबल टेस्ट कराना चाहिए।
इसे अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँ तो वो पूरा नाम तो आपको समझ नहीं आएगा। HSG यानी HSG आप कहीं भी किसी क्लिनिक में जाके करवा लें, उससे ये पता चल जाएगा कि दूसरी ट्यूब जो है वो किस आलम में है, और फिर किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इन्होंने बाकी तफसीलात तो नहीं लिखी, लेकिन ये कह रही है कि 15 साल हो गए हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, आप मेरी कुछ मदद करें। हाँ, ये बहुत मुझे बताएं, मैं खाली इस सवाल के जवाब में क्या मदद करूं कि 15 साल हो गए हैं, वही इसके लिए ढेरों ढेर। बच्चा ना होना यानी इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसके लिए बहुत स्टेप वाइज इलाज चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और पैसा चाहिए, और काबिल डॉक्टर चाहिए। अब ये सारे इश्यूज जो हैं वो जिन्हें बच्चा चाहिए वो उन्हें अपनी जगह पे तलाश करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरी डॉक्टर जो है वो इनफर्टिलिटी का इलाज कर रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि MBBS डॉक्टर जो हैं वो जगह जगह बैठ के इनफर्टिलिटी का इलाज कैसे कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए, इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स ने कभी इस बारे में गौर फिक्र नहीं किया। यहाँ पे अगर किसी GP ने क्लिनिक खोला हुआ है, क्योंकि MBBS को हम GP कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। MBBS इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस गायनोकोलॉजी हियर, यानी जिनका खाली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। और MBBS डॉक्टर जो है वो इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज नहीं कर सकता। अब आप इस सूरत हाल को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रख के देखें। और मैंने अभी कल परसों ब्लैक होल वालों ने मुझे बुलाया था, तो मैंने वहां पे ये कहा था कि इसकी मिसाल जो है वो ये है कि BA कितनी इंफॉर्मेशन होती है, या BCom क्या एक बैंक का प्रेसिडेंट बन सकता है, और BBA क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का CEO हो सकता है। तो इसी तरह MBBS है, ये बैचलर्स इन मेडिसिन है, वो बैचलर्स दूसरे हैं। तो बैचलर्स बिल्कुल एक इनिशियल डिग्री होती है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से उसे पूरा फ्रीली प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाती है, जो कि नहीं दी जा सकती। दुनिया भर में MBBS सिर्फ GP प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी बल्कि GP के लिए भी एक लेनी पड़ती है। तो इनफर्टिलिटी के लिए अब ये है कि कोई काबिल डॉक्टर ढूंढे और फिर उनके पास जाएं। और 15 साल हो गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि 15 साल में क्यों नहीं किया, और कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लेकिन बहरहाल इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। और वैसे ये बात मैं कह के आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन फैक्ट ये है कि जरूरी नहीं है कि शादी के बाद बच्चा हो तो तभी आप खुश रह सकते हैं। आपको अगर बच्चे की इतनी चाहत है तो आप किसी भी और बच्चे को लेके पाल सकते हैं। और ये खाली आप ही को मैं ये नसीहत नहीं कर रही, मेरे अपने सगे भाई का बच्चा नहीं है और उसने लेकर पाला है और वो बहुत खुश है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तायरा। हमने करीब मुद्दत में कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल कर सकें। एक आखिरी मेरा ख्याल है, एक खातून का बार बार मैसेज आ रहा है, जो आपको भी कि जो कह रही है मुझे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, वजाइनल इन्फेक्शन हो रही है और पेट बहुत बढ़ गया डिलीवरी के बाद, जिन्हें मैंने सिंपल अल्फाज में ये कह दिया था कि अपना वजन कम करें, क्योंकि वजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन जो होती हैं वो भी ज्यादा वजन की वजह से होती हैं, और हो सकता है डायबिटिक हो रही हो। और अगर आप डायबिटीज की तरफ जाते हैं तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है, यानी शुगर, जो कि बार बार इन्फेक्शन बॉडी में होती है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक बेहतरीन वो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर वो हाई हो तो उनको मैंने जो 2 लफ्जों में बताया था कि पहले अपना वजन कम कर लें, लेकिन उन्हें शायद मेरा ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। और अगर मैं ये कहूँ कि सारी की सारी तकलीफ की जो जड़ है वो उनका वजन और उनका जो कहती है मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, वो है, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी। फिर अगर अभी एट प्रेजेंट बहुत तकलीफ है तो कोई ना कोई एंटीबायोटिक लेके वजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करें। एंटीबायोटिक वो किसी लोकल डॉक्टर से ले सकती हैं।
और बाद में सोर्स यही है कि जो बार बार हो रही है, तो आप अपनी जनरल वेलबींग ठीक करें और एक्सरसाइज करनी शुरू करें। ठीक, अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे डॉक्टर ताहिरा। बिल्कुल। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू, खुदा हाफिज।